नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एसपीजी संशोधन विधेयक 2019 पर संसद की मुहर। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी हुआ पारित। चर्चा के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 130 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। गांधी परिवार की सुरक्षा बदली गई, हटाई नहीं गई। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नागर हवेली और दमन दीव का विलय करने वाला विधेयक भी संसद से हुआ पारित। लोकसभा में पोत रिसाइकलिंग बिल 2019 पारित। जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक पदार्थों के प्रयोग पर लगेगी पाबंदी। नौसैनिक युद्धपोतों और सरकार द्वारा संचालित गैर वाणिज्यिक जहाजों पर नहीं लागू होगा कानून। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया कुपोषण के उन्मूलन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित पोषण गान लॉन्च कार्यक्रम में कहा, जन आंदोलन से ही होगा भारत 2022 तक कुपोषण मुक्त। झारखंड में बीजेपी सरकार ने तोड़ी नक्सलियों की कमर, डर का माहौल हुआ कम। झारखंड के खूंटी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। जमशेदपुर में भी जनसभा को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी रखा ख्याल। केंद्र सरकार बैंकिंग, खनन और बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध। भारत स्वीडन कारोबार सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीडन की कंपनियों को भारत की आधारभूत विकास योजनाओं में निवेश के लिए किया आमंत्रित। लोकसभा के बाद विशेष संरक्षा ग्रुप यानी कि एसपीजी संशोधन विधेयक को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा संबंधी खतरों के आधार पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा हटाने के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खतरे का आकलन कर गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई, लेकिन गांधी परिवार के 3 सदस्यों को दी गई Z+ सुरक्षा में वही जवान सुरक्षा कवच दे रहे हैं जो पहले एसपीजी का हिस्सा थे। एसपीजी का जो गठन है उसमें 33.33% बीएसएफ से हैं, सीआरपीएफ से 33.34% लोग हैं, सीआईएफएस से 17% लोग हैं, आईटीबीपी से 9.33% लोग हैं, 6% एसएसबी से हैं और अन्य राज्यों की पुलिस से 1%। ढेर सारे लोग हर संगठन के अंदर हैं जो एसपीजी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, एसपीजी की जगह तरह ही चुस्तो दुरुस्त है। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये तीनों प्रोटेक्टी को वो ही लोग दिए गए हैं जो कभी ना कभी एसपीजी में रहकर ट्रेनिंग लिए हैं और एसपीजी के अंदर रहकर यहां पर आए। क्लियर करना चाहता हूं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है। जितने ही जवान उनके यहाँ तैनात थे, इतनी ही संख्या में जवान तैनात है और वो ये सुरक्षा है जो देश के रक्षा मंत्री के पास है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के उपराष्ट्रपति के पास है और देश के राष्ट्रपति के पास है। किसी भी व्यक्ति के लिए देश में सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगली 4 बार जो परिवर्तन हुए थे वो एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे, एक परिवार के लिए ही थे। और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस समेत कई दलों ने गांधी परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और विधेयक की राजनीतिक मंशा को लेकर सवाल उठाया। विधेयक के मुताबिक एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले निकट परिजनों को ही मिलेगी। साथ ही किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके
आवंटित आवास पर निवास कर रहे निकट परिजनों को 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ये सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया। बिल लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को पारित हो गया था। हो रहे हैं या जो इफेक्टेड हैं तो उनके बारे में किस प्रकार का प्रजातंत्र हम चाहते हैं कि हम अपने विपक्ष की जो लीडर्स हैं उनको सुरक्षा हटाने के लिए हम अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं। सबको सुरक्षा चाहिए, सबको बड़ी अच्छी लगती है सुरक्षा, मुझे भी लगती है। क्यों नहीं सुरक्षा चेक होना चाहिए हमारा? क्यों नहीं होना चाहिए? हम भी जाएं, 1 मिनट लगेगा, आप भी सुरक्षा चेक करा के आप चले जाएं प्लेन में। लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट का है और ये चीज आज का नौजवान नहीं चाहता है। In a single family, 2 prime ministers were assassinated. One is Indira ji, second is Rajiv ji. The entire country and all the political parties and the government will not consider that point during the amendment or not. Today, what is the threat perception? It must be very serious, otherwise Z plus would not be given. But none of those threat perceptions which went earlier when Mr. Narasimha Rao amended the act to give this special coverage of SPG to Mrs. Sonia Gandhi and the family. चाहे इधर के लोगों को खतरा हो, चाहे इधर के लोगों को खतरा हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद है, उसको जो सिक्योरिटी मिली हुई है उसके बराबर की सिक्योरिटी की ही कोई मांग करता है तो मैं उससे सहमत नहीं हो सकता, लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नागर हवेली और दमन दीव का विलय करने वाला विधेयक भी आज राज्यसभा से पारित हो गया। गुजरात के पास पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय बेहतर प्रशासन और विभिन्न कार्यों के दोहराव की जांच और निगरानी के उद्देश्य से किया जा रहा है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 35 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों प्रदेशों में अलग अलग बजट और अलग अलग सचिवालय हैं। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। The merger will not only ensure easy and convenient access to the public, but also fruitful utilization of the manpower, infrastructure, and productivity of purpose, and also better delivery of the services to the citizens of the 2 UTs by improving administrative efficiency and reduction of the paperwork. Reduction of the administrative expenditure of merger of parallel departments in the 2 UTs, bringing more uniformity in policies and schemes, better monitoring schemes for projects in ensuring the benefits reach the all intended beneficiaries. वहाँ पर जितना विकास होना चाहिए मेरी दृष्टि से तो हुआ नहीं है, और इसकी वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको 1 यूनिट करने से उसमें ज़्यादा कोई असरकारकता आएगी, गरीबी घटेगी, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएगी। एक करने से कोई होगा ऐसा नहीं है सर। मगर इन दोनों को अपनी अपनी एक अलग अस्तित्व की अनुमति मिल गई, और ये दोनों प्रदेश यद्यपि दोनों एक दूसरे से बहुत निकट होने के बावजूद भी वैसे ही वैसे रहे। मैं मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक बैकलॉग जो था आज इस बिल के कारण हम उसको क्लियर कर रहे हैं। So this is a very serious issue, and basically mini assembly is the main issue here, and Mumbai High Court, people have to travel long distance to Mumbai. Ordinary people, it's not possible for them to go all the way to Mumbai to seek justice. So these reforms are required, more modernity, more modernization, and this saving costs, administrative costs, saying officers have to move on alternate days from one side to the other. Now, if it may be verified, and if it is possible, the jurisdiction may be given to the nearest High Court. So it is Bombay High Court definitely heavily loaded and backlog of arrears. Our Indian judiciary is known for arrears and delay. So it may be avoided, and it is up to the central government to examine it, subject to correction.
The first thing, sir, that we seek to achieve out of it is the tourism sector, sir. Vinay ji has already spoken about it. I'll not take much time. But the fact is, Daman and Diu have a tremendous potential for tourism, especially for the island that is existing there. A lot of people want to come in, but there are certain restrictions that are there which is not open, that could be opened up. Secondly, in terms of infrastructure, that could be looked at, sir. And finally, because of this merger, sir, the financial autonomy and the financial discipline that will come in, it will really help both the UTs to come together and function better. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की चिंता जताने के बाद इस चुनौती से निपटने के लिए राज्यसभा की 14 सदस्यीय अनौपचारिक समूह का गठन किया गया, जिसमें 10 राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। सोमवार को इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई, जिसमें इस मसले पर मंथन किया गया। बैठक में सदस्यों ने हितधारकों से परामर्श करने का निर्णय लिया। बैठक में ये कहा गया कि इंटरनेट बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच से पोर्नोग्राफी जैसी असुरक्षित सामग्री बच्चों तक पहुंच रही है। सदस्यों ने ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न सामग्री पर भी चिंता जताई। लोकसभा से आज पोत रिसाइकलिंग बिल 2019 पारित हो गया। ये विधेयक जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक पदार्थों के प्रयोग पर पाबंदी का प्रावधान करता है, भले ही वो जहाज रिसाइकलिंग करने के लिहाज से बनाया गया हो या नहीं। नए जहाजों के लिए ये नियम तभी से लागू माना जाएगा जब ये विधेयक कानूनी रूप लेगा, जबकि पुराने जहाजों को 5 वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि वे इन पदार्थों का प्रयोग बंद कर सकें। खतरनाक पदार्थों के प्रयोग संबंधी ये पाबंदी नौसैनिक युद्धपोतों और सरकार द्वारा संचालित गैर वाणिज्यिक जहाजों पर नहीं लागू होगी। हमने यहाँ से रेटिफाई कर दे रहे, या तो हम बिल पास कर रहे हैं, बिल पास करने के बाद भी कब लागू करना है, क्योंकि अभी हांगकांग कन्वेंशन का तो जब होना है वो तब हो, लेकिन हमने तो कर दिया है। हमारा सभी शिपयार्ड तो हांगकांग कन्वेंशन के अनुसार ही है, तो हम क्लोज वाइज उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे और हमारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती जाएगी। कोई चिंता करने का विषय नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जमशेदपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीब आदिवासी मजदूरों का हमेशा ख्याल रखा है। उनके हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है। भाजपा की सरकार ने समाज के उस वर्ग की चिंता की है जिसको हमेशा सिर्फ नारों से ही लुभाया गया है। हमारे जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथी हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, घरों में दुकानों में काम करते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, ऐसे श्रमिक साथियों की चिंता पहली बार भाजपा सरकार ने की है। श्रम योगी मानधन योजना से ऐसे साथियों को 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार की जो दूसरी योजनाएं हैं उसका भी सबसे अधिक लाभ इसी वर्ग को हो रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने खूंटी में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी और डर का माहौल कम हुआ है। झारखंड के हर व्यक्ति को सरकार की योजना का सीधा लाभ पहुंच रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के प्रति झारखंड के लोगों की आस्था अभूतपूर्व है। जिस प्रकार भाजपा सरकार ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी है, उसे बहुत ही छोटे इलाके तक समेट दिया है,
उससे डर का माहौल कम हुआ है, विकास का माहौल बना है कि झारखंड के लोगों में भाजपा सरकार के प्रति, कमल के फूल के प्रति एक विश्वास की भावना है। ये भाव है कि झारखंड का विकास अगर कोई दल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। वहीं झारखंड में 5वें और आखिरी चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल नाम वापसी के बाद 221 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। कुल 229 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए, जबकि 8 उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए गए। संसद भवन परिसर में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों को संसद में विधेयक पर चर्चा और पारित होने के समय उपस्थिति सुनिश्चित करने की सलाह दी। साथ ही सदस्यों की हाल की बैठक में कम उपस्थिति पर प्रधानमंत्री की नाराजगी से अवगत कराया। राजनाथ सिंह ने पार्टी सांसदों से कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन विधेयक को इस सत्र में सदन में पेश करें तब वे बड़ी संख्या में उपस्थित रहें। राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आलोचनाओं को भी खारिज किया। झारखंड चुनाव में रैली की वजह से प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं थे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं की टिप्पणियां आपत्तिजनक थीं। विपक्ष की ऐसी टिप्पणियों के प्रति पार्टी के सांसदों को आक्रामक होना चाहिए, लेकिन उस स्तर तक नहीं जाना चाहिए जिस स्तर पर विपक्ष के सदस्य जाते हैं। बैठक के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने देश में कुपोषण से निपटने में सरकार के प्रयासों के बारे में सांसदों को जानकारी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरकार और नीति निर्माताओं से बच्चों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। साथ ही कुपोषण के उन्मूलन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने ये बातें महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित पोषण गान लॉन्च कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को पर्याप्त पोषण प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करना होगा। I am very happy that the government has taken initiative to address this concern to the Poshan Abhiyan. As you are all aware, children are the future and their health is prerequisite for the development of prosperity of the nation. It is our responsibility of all of us to ensure that our children get the best childhood possible. I urge upon the government, centre, states, local bodies, members of parliament, legislature to keep the welfare of the children of their constituencies as an overriding priority in our developmental efforts. As the country aspires to fulfill its economic and social development goals, malnutrition is a key domain that requires greater attention. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये गान पोषण अभियान का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पोषण अभियान की महत्ता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को 2022 तक कुपोषण मुक्त बनाने के लिए इस आंदोलन का रूप देना होगा और इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश को बढ़ाना होगा। There is a need to invest in training and capacity building of Anganwadi workers. The success of Poshan Abhiyan is dependent on the collective efforts of all, including optimum utilization of Anganwadi services. There is an urgent need to strengthen Anganwadi services to focus on 4Ds, using data, strengthening delivery of services, timely and strategic decision making, and at the level of competent authorities generate demand for nutrition services. वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये आग्रह रखा कि सुपोषित भारत की कल्पना तभी पूर्ण हो सकती है जब
ये जन आंदोलन का एक स्वरूप ले ले और आज भारतीय पोषण एंथम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के जन आंदोलन के स्वप्न को मैं साकार होते देखती हूँ। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। इस साल का विषय विकास एजेंडा 2030 से संबंधित कार्यवाही में दिव्यांगजनों की सहभागिता और उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले लोगों, संस्थाओं और संगठनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित इस समारोह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 14 श्रेणियों में 65 पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारे बीच ऐसे कितने ही विशेष प्रतिभा और क्षमता के धनी मेधावी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और अगर समुचित परिवेश और अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो ये प्रतिभाशाली नागरिक राष्ट्रीय निर्माण में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं। हमारे बीच ऐसे कितने ही विशेष प्रतिभा और क्षमता के धनी मेधावी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। यदि समुचित परिवेश और अवसर उपलब्ध कराए जाए तो ये प्रतिभाशील नागरिक राष्ट्रीय निर्माण में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं। The name of this day should have been the International Day of Persons with Special Abilities. This has to be changed. And I suggest to United Nations and also governments think about it seriously and change this day as Persons with Special Abilities. I would suggest all schools to consider adopting this. It would be a good way to inculcate sensitivity towards the disability among the children early in their lives. Further, to change the social attitude towards this disability, we need to create greater awareness about people who have scaled greater heights in different spheres like music, mathematics, science, sports and mountaineering. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा दिव्यांगजनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उपायों की सराहना भी की। Compliment the minister and his deputies, the secretary and her other colleagues and various state governments who are doing a good job, and then I urge upon all of them to further accelerate this, speed it up, widen it up, scale it up and take care of these sections of the society. That is the only thing which we can do for them, and if you do it, they can do better for them and for the country. Because every section must be empowered. Inclusive growth is the need of the hour. That is the objective of the Prime Minister and the government. So we must all work together in that direction to achieve the object. हमने इन 5-5.5 वर्षों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक नहीं अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, कार्य योजनाएं बनाई है और उन कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त की है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है, इन 5 वर्षों में हमने 7 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ये 7 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिव्यांगों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में और उनको उपलब्ध कराई गई सामग्री के लिए हमको मिले हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित नए रोटा वायरस का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को देखते हुए रोटावेक एक सामाजिक खोज के तौर पर बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में फार्मेसी के रूप में उभर रहा है क्योंकि भारत सस्ती दवाओं गुणवत्ता का सबसे बड़ा स्रोत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिसके चलते उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित विशेषज्ञों और मीडिया से आग्रह किया है कि वैक्सीन को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। Example of a true social innovation that was realized through a partnership between scientists from India,
and the US. That the Government of India is in the forefront of universal immunization program and has included Rotavac R in its immunization drive by providing vaccines to infants and children. India is firmly committed to ending morbidity and mortality in children caused due to diarrhea by 2022. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार निवेश के लिए आर्थिक मामले में आगे और सुधार करने को तैयार है। भारत और स्वीडन के शीर्ष उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हम चुनौतियों का जवाब देने के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार ने इससे निपटने के लिए बजट में कई कदम उठाए हैं, जिसमें कारपोरेट टैक्स में कटौती भी शामिल है। वित्त मंत्री ने स्वीडन के निवेशकों को भारत में खासकर बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए आश्वासन दिया कि भारत आगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में और भी सुधार करने को प्रतिबद्ध है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र हो सकता है, बीमा और खनन क्षेत्र भी हो सकता है और ऐसे अनेक दूसरे क्षेत्र भी हो सकते हैं। So many steps which are being taken, which should be making the Swedish businesses assured that this country is moving towards relaxing the environment for businesses to prosper. With all this said, I only can invite and assure that the Government of India is committed for further reforms, whether it is in banking sector, we're looking at various different sectors, whether it is mining, whether it is insurance and so on. These are times when in India a lot of prospects exist. भारतीय नौसेना के बेड़े में आने वाले समय में 3 विमान वाहक पोत शामिल किए जाएंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने आज नौसेना की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2022 तक स्वदेशी विमान वाहक पोत पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, जिसमें मिग-29 के लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। नौसेना का स्वदेशी तकनीक और निर्माण पर विशेष जोर है। एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि नौसेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने पड़ोसी देश, खासकर चीन की नौसेना की हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती गतिविधि पर कहा कि इसका भारतीय नौसेना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। स्पेन के मैड्रिड में चल रहे COP25 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले दिन सोमवार को 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का संकल्प लिया। 2 सप्ताह चलने वाले शिखर सम्मेलन के पहले दिन बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गैस उत्सर्जन में तय से कम कटौती पर निराशा जताई। उन्होंने सम्मेलन में आए विभिन्न देश के प्रतिनिधियों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हार नहीं मानने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्या हम वास्तव में उस पीढ़ी के रूप में याद किए जाना चाहते हैं जिसने इस संकट को जानबूझकर अनदेखा किया। एंटोनियो गुटेरेस ने ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला पर निर्भरता के लिए देशों की आलोचना की और इससे बचने की सलाह दी। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य उन नियमों की जानकारी देना है जो पेरिस समझौते में निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।